हेलो दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रीतेश मौर्य। चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सवाल आता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, क्या होता है। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट का तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताऊँ, जब हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था कैसे हम लोग करते हैं। NS1 2 N-1 D 1 to 10। ठीक है, कुछ इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पर चलता था। अब देखो यहाँ पर इसी के ऊपर ही डिपेंड करता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। कहा जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट का बताओ, तो आपको तुरंत वहां पर बताना है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं। फिर बताता है अच्छा ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों रखते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप बताओ कि ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ NS और N-1 D ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं क्यों, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ NS and N-1 D ऑर्बिटल्स। ठीक है, इनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही यहाँ पर क्या हो जाता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ये रखता है। ठीक है, फिर बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर में NS और N-1 D ये दोनों क्यों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आखिर ये दोनों क्यों इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको याद क्या रखना है, ड्यू टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस of NS and N-1 D सबशेल। तो सबसे पहले इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कि ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर क्यों रखते हैं। तो आप बताओगे क्योंकि वहां पर वो NS और N-1 D ऑर्बिटल्स का यूज करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं सबशेल का यूज करते हैं। फिर बात आती है तो इनके यूज करने से कैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है, क्योंकि यहां पर आपको ध्यान ये रखना है क्योंकि NS और N-D सब सेल में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही कम होता है। जब एनर्जी का डिफरेंस कम होगा तो आपको पता है आप NH से भी इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हो और N-1 D सबशेल से भी इलेक्ट्रॉन को आसानी से आप निकाल सकते हो। जब आप इलेक्ट्रॉन को कई जगह से निकाल सकते हैं तो जाहिर सी बात है उसके ऑक्सीडेशन नंबर भी कई सारे आएंगे। तो यहाँ पर ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल, जिसको समझने की कोशिश करते हैं आखिर कैसे हम लोग समझते हैं वहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को। हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं Mn का। ठीक है, मैग्नीज का अगर मैं आपको समझाने के लिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को समझाने के लिए अगर मैग्नीज का एग्जांपल लेता हूं तो ठीक है, मैग्नीज जिसका होता है यहाँ पर एटॉमिक नंबर 25, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ इनर्ट गैसेस के साथ करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आर्गन 4s2 3d5। ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखना यहाँ पर इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले अगर हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि 4s2 जो था, ठीक है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, इसका यूज करते हैं कहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर में, या फिर कहीं पर बॉन्डिंग में इसका यूज करते हैं, तो उस दौरान क्या हो जाएगा, अगर ये 4s का अपना इलेक्ट्रॉन निकालता है 2, तो इसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +2। ध्यान से समझना, यहाँ पर अगर 2s के इलेक्ट्रॉन ही निकाल रहे हैं हम लोग केवल, तो वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ जाएगा। अगला केस मैं आपको बता रहा हूं, इसी में अगर हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और 3d से भी, ठीक है, 3d है 5, ध्यान देना यहाँ पर 4s ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपको पता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मैंने यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। अब यहाँ पर कितना है, 5 है, 5 को नहीं निकाल रहे हम लोग इस बार। ठीक है, यहाँ से केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल रहे हैं, 5 में से केवल 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज हुआ 4s का, और 2 इलेक्ट्रॉन यूज किसका हुआ, 3d का। 5 में से 3d का 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, तो टोटल इस कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, अब बताओगे यहाँ पर +4 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ऐसे अगर हम लोग बात करते हैं एक अगला केस। ठीक है, अगले केस में अगर हम लोग देखें, इस बार में 4s2 था, 3d5 था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से सारे के सारे 2 इलेक्ट्रॉन मैं निकाल रहा हूँ, और यहाँ से 5 के 5 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, 5 के 5 यहाँ पर जितने थे सब इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब आप खुद सोच के बताओ कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, बताओ।
क्या हुआ, 2 यहाँ से 5 यहाँ से, टोटल कितना, +7। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दिया कैसे ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है केवल 4s का इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ, ठीक है, उसकी वजह से +2 आया। 4s का भी इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ, 3d का भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ तो +4 ऑक्सीडेशन नंबर आया। 4s का 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ और 3d का 5 इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ तो उस कंडीशन में +7 ऑक्सीडेशन नंबर इसका आ जाता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3d सीरीज, ठीक है। स्कैडियम से जिंक वाले को हम लोग क्या कहते हैं, 3d सीरीज के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाता है, 3d सबसेल के अंदर जाता है, ठीक है। अब इन सब का अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर रख सकता है, इसके बारे में देखते हैं। अगर स्कैडियम की बात करते हैं तो बताया गया ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर रखता है ज़्यादातर। अगर हम लोग टाइटेनियम की बात करते हैं तो याद रखना यहाँ पर ये +2 भी रखता है, +3 भी रखता है और ये +4 भी ऑक्सीडेशन नंबर रखता है। ऐसे वेनेडियम अगला जो मेंबर यहाँ पर इसकी बात करते हैं, ये +1, +2, +3, +4 और यहाँ तक ये +5 भी ऑक्सीडेशन नंबर रखता है। अब क्रोमियम की बात करते हैं तो ये बताया गया +2 मिलेगा इसका आपको, +3, +4, +5 यहाँ तक ये +6 भी ऑक्सीडेशन नंबर रखता है, ठीक। अब चलते हैं मैग्नीज के पास। मैग्नीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो बताया गया ये +2, +3 भी रखता है, +4 भी रखता है, +5 भी रखता है और +6 यहाँ तक कि ये सबसे ज़्यादा कितना, +7 भी मिल रहा है यहाँ पर आपको। मैग्नीज के केस में आपको कितना मिल रहा है, मैक्सिमम +7 मिल रहा है। आयरन के केस की बात करते हैं यहाँ पर +2, +3, +4, +6, ठीक है। लेकिन आपको पता है आप मेनली आप किस में देखते हैं इसको, +1, +3 आपको ज़्यादातर मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कोबाल्ट का। कोबाल्ट के केस की बात करते हैं तो बताया कि ये +2 भी रखता है, +3 भी रखता है और ये +4 भी रखता है। कोबाल्ट के बाद नंबर आता है निकल का। निकल +1, +2, +3 और यहाँ तक ये +4 भी ऑक्सीडेशन नंबर रखता है। कॉपर के केस में ठीक है ये +2, आपको कहीं पर +1 भी मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम जो रखता है उसको यहाँ पर लिखा गया खास करके जो ज़्यादातर रखता है। तो कॉपर जो होता है वो +2 रखता है और जिंक भी आपको पता है क्या रखता है, +2 रखता है। तो यहाँ पर ये हो गया मैंने टेबल, ये आपकी एनसीईआरटी में आपको ये भी टेबल मिलने वाला है वहाँ पर, ठीक है। ये टेबल था 3D सीरीज के ऑक्सीडेशन स्टेट का। चलिए अभी तक हम लोग यहाँ पर 3D सीरीज वाले मेटल्स जो थे उनके ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में देखे। अब यहाँ पर इस टेबल में हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये ऑक्साइड अपने बनाए, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करे, तो किस टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्केडियम की बात करते हैं। बताइए कि स्केडियम जो होता है वो Se2O3 टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब टाइटेनियम की बात करते हैं तो टाइटेनियम बहुत सारा करता है, यहाँ पर TiO2 भी बनाता है ये। इसके साथ बताया गया यहाँ पर TiO3 का भी फॉर्मेशन कर सकता है और यहाँ पर TiO का भी फॉर्मेशन करता है। वेनेडियम की बात करते हैं, ये V2O5, ठीक है, V2O4 और साथ ही साथ यहाँ पर आप कहेंगे V2O3 भी बना रहा है और VO भी बना रहा है, मतलब V2 5 के साथ, V2 4 के साथ, V2 3 के साथ और VO का भी फॉर्मेशन कर रहा है। अब क्रोमियम की बात करते हैं। क्रोमियम की बात करते हैं तो बताया ये CrO3, Cr का O2 के साथ भी बनाता है और साथ ही साथ यहाँ पर Cr2O3 भी बनता है और आप देखोगे यहाँ पर CrO का भी फॉर्मेशन हो जाता है। मैग्नीज के पास हम लोग चलते हैं। आपको बताया है काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर रखता था, +2 से +7 तक रखता था। अब देखते हैं ये ऑक्साइड क्या क्या बनाता होगा। बताया गया ये बनाता है MN2O7 और साथ ही साथ यहाँ पर MnO2 भी बनाता है, Mn2O3 टाइप का भी ऑक्साइड बनाता है, Mn3O4 भी बना लेता है, यहाँ तक कि ये MnO का भी फॉर्मेशन करता है। सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में टेबल बनाया गया है, जैसे कि अभी मैंने जो आपको ऑक्सीडेशन नंबर का भी दिखाया और यहाँ पर जो ऑक्साइड का भी बता रहे हैं, सब आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है। चलिए यहाँ पर आयरन की बात करते हैं तो बताया आयरन Fe2O3 टाइप का ऑक्साइड भी बनाता है, Fe3O4 टाइप का भी बनाता है और यहाँ पर FeO भी बनाता है। कोबाल्ट कौन कौन सा बनाता होगा। कोबाल्ट की बात करते हैं तो बताएगा कोबाल्ट CO3O4 टाइप का ऑक्साइड और यहाँ पर COO टाइप का ऑक्साइड बनाता है। निकल की बात करते हैं तो निकल का मेनली आपको NiO टाइप का ऑक्साइड मिलेगा। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर में थोड़ा ध्यान देना, CuO मिला और साथ ही साथ यहाँ पर Cu2O टाइप का भी ऑक्साइड मिल जाता है। और जिंक की बात करते हैं तो जिंक ZnO टाइप का ऑक्साइड बनाता है।
तो यहाँ पर ये इसके हो गए कॉमन ऑक्साइड्स फॉर्म। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर देखो जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, लिखा गया है, बताया गया है। आप देखो सबके सब जितने भी ऑक्साइड यहाँ पर हैं, जितने भी हैं, सबके सब क्या कर रहे हैं यहाँ पर MO टाइप ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, सबके सब क्या कर रहे हैं MO टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए किसको छोड़ करके, आप देख करके खुद बताओ टेबल में एक सेट बताओ किसको, स्कैडियम। क्या यहाँ पर मैंने बताया नहीं, यहाँ पर भी इसका MO क्या है, TiO होगा। यहाँ पर भी ऐसा हुआ VO CrO MnO FeO COO NiO CuO ZnO। तो सबके सब जितने 3D मेटल्स हैं MO टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, इसको छोड़ करके स्कैडियम। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा गया, पूरा टेबल जो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके थे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द 3D मेटल्स 3D सीरीज। फिर मैंने आपको बताया अगर ये ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो किस टाइप का ऑक्साइड बनाता है, तो वो भी आपने देखा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं हैलाइड और 3D मेटल्स। अगर ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो कौन से टाइप के हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर स्कैडियम आपको नहीं मिलेगा, वो क्यों, वो ऑक्साइड ज़्यादा बनाते हैं, उसका हैलाइड बहुत ही कम मिलता है। तो यहाँ पर टाइटेनियम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइटेनियम के बारे में बताया गया, ये क्या करता है TiX4 TiX3 भी बना लेगा, और यहाँ पर बताया गया है TiX2। ठीक है, इस टाइप का ऑक्साइड रहता है। वेनेडियम के बारे में यहाँ पर बताया गया, ये F है यहाँ पर BF5 VX4 VX3 VX2। ठीक है, इस टाइप का ये हैलाइड बना सकता है। क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम के केस में बताया गया ये CrF5 CR, यहाँ पर X है, X का मतलब कोई भी हेलोजन, F का मतलब केवल फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बताया गया CrX3 भी हो सकता है और CrX2 भी बना रहा है ये। ठीक है, ऐसे अगर मैग्नीज की बात करते हैं तो मैग्नीज के केस में बताया गया ये भी फ्लोरीन के साथ MnF4 बनाएगा। ठीक है, ये फ्लोरीन के साथ यहाँ पर MnF3 का भी फॉर्मेशन कर जाता है। इसके अलावा और कई दूसरे हैलाइड के साथ क्या करता है, हेलोजन के साथ ये MnX2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आयरन की बात करते हैं तो आयरन यहाँ पर MEX3, और आपको बताया दूसरा कौन हो सकता है MEX2 हो सकता है। ठीक है, यही तो हो सकता है। कोबाल्ट के केस में भी आप बताओगे COF3 हो सकता है, दूसरा कौन सा हो सकता है COX2। ठीक है, COH टाइप का हो सकता है। ऐसे निकल की बात करते हैं, केवल एक देना पसंद करता है, वो है NiX2। कॉपर कौन कौन सा दे सकता है बताओ, CuX2 हो सकता है और CuX हो सकता है। जिंक ये ZnX2 टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको पता है पूरी एनसीईआरटी में मिलेगी, पूरा टेबल दिया गया है, तो उसी टेबल को मैं यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो ये हो गया यहाँ पर हैलाइड्स ऑफ 3D मेटल्स। चलिए अब हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी मैंने आपको बताया, ऑक्साइड का भी कौन से टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं इसके बारे में बताया। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया ये कौन से टाइप के हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, इन सब के बारे में बताया। और ये आपको याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया, भले ही आपको बोरियत महसूस हो रहा हो, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में आपको याद क्या रखना है, देखो बताया गया कि हम लोग क्या करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट को लेकर के चलते हैं और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। क्या होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट हमने लिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर दो टाइप्स के क्या हो जाते हैं बिहेवियर नज़र आते हैं। आपको कौन कौन सा बिहेवियर नज़र आता है बताया गया, एक को हम लोग कहते हैं वहाँ पर डायामैग्नेटिक, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है बताओ पैरामैग्नेटिक। ठीक है, टू टाइप्स के बिहेवियर आपको वहाँ पर दिखाई देते हैं। कब, जब हम लोग वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब आपको वहाँ पर पता चलता है कि उसमें से कुछ लोग डायामैग्नेटिक निकल के आते हैं, कुछ लोग पैरामैग्नेटिक निकल के आते हैं। अब सवाल ये आता है डायामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है। तो डायामैग्नेटिक की बात करते हैं तो आपको ऐसे सिंपली याद रखना है, जो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागने की कोशिश करते हो डायामैग्नेटिक, और पैरा से पास आप कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाना पसंद करते हैं वो क्या हो जाते हैं पैरामैग्नेटिक। आप एक और सुने होंगे फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक एक टाइप होता है किसका, पैरामैग्नेटिक का। जब वो बहुत ही ज़्यादा, आप किसी जब पैरामैग्नेटिक बहुत ही ज़्यादा हो जाए उसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक का नाम दे देते हैं, क्योंकि पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के पास जाना, और जब थोड़ा बहुत पास जाता है तो उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक कहते हैं। जब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाता है उसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक का नाम देते थे। लेकिन हमको यहाँ पर क्या याद रखना है, हमको यहाँ पर डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बारे में ही यहाँ पर सोचना है। अब सवाल आता है कैसे हमको पता चलेगा कि ये डायामैग्नेटिक है ये पैरामैग्नेटिक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको ठीक है जो भी डी ब्लॉक का आयन होगा मिलेगा
अगर वहाँ पर आपको पेयर्ड, ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आते हैं, ठीक है, पेयर में सभी इलेक्ट्रॉन आपको पेयर में नज़र आते हैं, तो आप बताओगे वो डायमैग्नेटिक होता है। और अगर आपको कहीं पर भी कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एटलीस्ट आपको वन इलेक्ट्रॉन भी मिल जाए अनपेयर्ड, तो आप बताओगे वो सबके सब क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। तो समझ में क्या आया, कैसे पहचानेंगे ये डाया है कि पैरा है। आप बताओगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला तो सब डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला तो सब क्या हो जाएगा, ठीक है, पैरामैग्नेटिक। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख दूँ, एग्जांपल के केस में जैसे कि Fe3+ हो जाए, Ti4+ हो जाए, ठीक है, कॉपर प्लस आ जाए, जिंक ऑक्साइड हो जाए, ठीक है। कभी आपको ऑक्साइड फॉर्म में दिया गया है तब भी पूछा जाता है, आपको क्या पता है, या -2 रखेगा या +2 रखेगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग उसको क्या करते हैं, आयनिक फॉर्म में बना लेते हैं, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ पर देखते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को देखते हैं पेयर है कि नहीं। अभी तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा हूँ, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे पहचानते हैं। इसके एग्जांपल की अगर हम लोग बात करते हैं पैरामैग्नेटिक की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा Ti3+, वेनेडियम 3+, कॉपर 2+, Cr2O3 हो जाए, ठीक है, ऐसा आ जाता है। तो ये सब हो गया डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर कुछ एग्जांपल्स दे दिए जाएँ तो हम लोग को कैसे पता करना पड़ेगा इसमें से कौन डायमैग्नेटिक है, कौन इसमें से पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। देखते हैं हम लोग यहाँ पर, चलिए हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए Se3+, अब बताओ ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। अभी ऊपर एग्जांपल में मैंने इसको लिखाया था, ये डायमैग्नेटिक में आता है, लेकिन इस बात को हम लोग क्लियर करते हैं। आपको ये देखना है पैरा है कि डाया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका कैडमियम आपको पता है कितना होता है, 21। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब बचा है 4s और 3d। अब खुद बताओ, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, 4s कितना आ जाएगा, 2 और 3d 1, 4s2 3d 1, इतना आ गया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हमको क्या करना था, स्केडियम 3+ का देखना था, ठीक है, इसका देखना था डाया होगा कि पैरा होगा। अब तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना, 3+ आया तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर निकले होंगे, तो कहाँ कहाँ से निकला होगा आप सोच के बताओ। अब बताओ कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन तो हम लोग 4s से निकालेंगे, 2 यहाँ से निकला, अब भी एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, ठीक है, वो दूसरा कहाँ से निकला होगा, इसके बाद वाला तीसरे नंबर वाला। तो अब बताओगे यहाँ से 3d से निकला, ठीक है, यहाँ से निकल गया, तो इसकी वजह से आपको क्या पता चला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 4s0 3d 0। बताओ क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, 3D में कोई भी आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है ना, 4s में दिख रहा है। तो आप बताओगे हिसाब से ये क्या हुआ, बताओ डायमैग्नेटिक है कि नहीं। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे कि आयरन आप जानते हैं, ठीक है, अगर आपसे मिल जाए Fe3+ का, बताओ ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। तो सबसे पहले किसी का भी पूछा जाए, आप उसके एटॉमिक फॉर्म का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लास्ट टाइम लिख रहा हूँ, आई होप आपको पता होगा ये। बताओ 4s 3d में लास्ट में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। अब बताओ 4s पे क्या आएगा, 2, 3d पे कौन सा आएगा, अब तो बताओ 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर हमको देखना है Fe3+ के लिए देखना है। अब Fe3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले कहाँ से निकालोगे, आपको पहले 4s से निकालेंगे, निकाल दिया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, लेकिन यहाँ पर 3+ चार्ज है, एक और निकालना पड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या मिला, आप बताओगे 4s तो 0 हो गया, लेकिन 3d कितना हुआ, केवल एक ही निकला है, 5 हुआ। 5 हुआ तो इसका ऑर्बिटल बना के चेक करो, 1 2 3 4 एंड 5, 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, 3d सबसेल के पास। अब बताओ 5 है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये तो बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहा है। और मैंने बताया था कम से कम अगर एक भी हो जाए तो सबके सब क्या हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो आपको समझ में आया आपका Fe3+ क्या होता है, वो पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। आपका Fe3+ क्या होता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से अगला एग्जांपल एक दो और देख के इसको सही से क्लियर करते हैं। अगले एग्जांपल हम लोग देखते हैं Ti3+ है, Ti4+ है। और आपको यहाँ पर सर्च करना है इसमें से कौन पैरा है, कौन डाया है, या फिर दोनों पैरा हैं या फिर दोनों डाया हैं, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है इसका एटॉमिक फॉर्म Ti, टाइटेनियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर 22। देखो एटॉमिक नंबर आपको खास करके इसका तो याद ही रखना पड़ेगा, 30 तक तो इसका याद ही करना पड़ेगा 3D सीरीज का, ठीक है। वो एग्जाम में दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, इसलिए आपको ये रखना, आपको याद ही रखना पड़ेगा। चलिए इसका देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं डायरेक्ट लास्ट वाला ही बताऊंगा आपको, ठीक है। लास्ट में क्या होता था, 4s 3d, आप खुद बताओ 4s 2 3d 2, ठीक है, सिंपल है। क्रोमियम और कॉपर के केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके अलावा सब सिंपल चल रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये तो हुआ
फिर अगर हम लोग यहाँ पर Ti3+ का देखते हैं, Ti3+, तो बताओ Ti3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और आपको तरीका पता है, पहले कहाँ से निकालेंगे, 4s से 2 तो निकाल दिया, अब भी 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब कहाँ से निकलेगा, वो 3D से 1 इलेक्ट्रॉन निकले, केवल 1 इलेक्ट्रॉन 3D से निकलेगा। तो इसका अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, आप बताओगे 4s तो 0 होगा, 3D अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो आपने यहाँ पर ऑर्बिटल बनाया 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। तो आप बताओ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा दिया, क्या ये पेयर है, अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक। चलिए अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर Ti4+ का, ठीक है, Ti4+ का लास्ट का, आप खुद सोचो, ठीक है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस कंडीशन में आपने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला है, एक और इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आपको निकालना पड़ेगा। तो टोटल आप बताएंगे 2s से निकाल दिया और 2d से निकाल दिया, तब जाकर इसके ऊपर +4 ऑक्सीडेशन नंबर आया। और इस कंडीशन में आप बताओगे 4s 0 और 3d भी 0, न तो s के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा, ना तो d के पास बचा। जब इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं तो पेयर एंड पेयर की बात ही नहीं है। तो आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके पहले के जितने थे वो सबके सब पेयर होंगे, आपका आ जाएगा ये डायामैग्नेटिक। तो ये तरीका है, आप कैसे वहाँ पर देख सकते हो डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और इस पर क्वेश्चन आता है। अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको इस पर क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है।